Hello guys, this is Zoologist AK and I am here to talk about role of regulatory RNA in regulation of gene expression in case of bacteria, and this is my second part of this topic. And in this video I will talk about all these points. जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि रेगुलेटरी जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से रेगुलेटरी आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं बैक्टीरिया में जो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं बैक्टीरिया में। और मैंने बात की थी कि ये कैसे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं रेगुलेट करने के लिए जीन एक्सप्रेशन को। एंड मैंने बात की थी स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में जो एक सिस कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करते हैं। सेम यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एक राइबोस्विचेस की। राइबोस्विचेस क्या होते हैं? राइबोस्विचेस इज नथिंग बट दे आर आल्सो द सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय आरएनए मॉलिक्यूल्स. So these riboswitches also regulate the transcription and translation process in case of bacteria. तो आज हम इन्हीं राइबोस्विचेस के बारे में बात करेंगे और ये राइबोस्विचेस भी सिस कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करते हैं. And these riboswitches resides within the transcripts of gene whose expression they control through changes in secondary structure. तो ये राइबोस्विचेस जो हैं वो जीन के उस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना होता है और उस जीन के ट्रांसक्रिप्ट में प्रेजेंट होने की वजह से ये उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज लेके आगे. तो व्हाट आर दीज राइबोस्विचेस? दीज राइबोस्विचेस आर नथिंग बट दीज आर आरएनए डोमेन दैट कंटेन ए सीक्वेंस. और वो सीक्वेंस क्या है? वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए. मीन्स वो या तो किसी जीन के एक्सप्रेशन को टर्न ऑन करेगा या टर्न ऑफ करेगा. मीन्स वो रेगुलेट करेगा एक्सप्रेशन. और वो कैसे रेगुलेट करेगा? अपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कंट्रोल करके, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल करके. और जो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है राइबोस्विच का और आरएनए एलिमेंट का, ये अल्टरनेट बेस पेयरिंग के थ्रू एक अलग कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर लेता है. और ये कॉन्फ़िगरेशन तभी फॉर्म की जाती है जब कोई मेटाबोलाइट प्रेजेंट होता है और लाइगेंड प्रेजेंट होता है हमारे इन्वायरमेंट में. और वो इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम जो ई कोलाई बैक्टीरिया या आर्किया है वो ग्रो कर रहा होगा, या फिर कल्चर मीडिया में लेबोरेटरी कंडीशन में जब हम ग्रो कराते हैं तो वहाँ पे कौन सा मेटाबोलाइट प्रेजेंट है, कौन सा लाइगेंड प्रेजेंट है, वो कंट्रोल करेगा राइबोस्विच के कन्फर्मेशन को और कॉन्फ़िगरेशन को. और इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये राइबोस्विच है अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा, जिसकी वजह से ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा. जो ये राइबोस्विचेस हैं ये प्रिवेलेंट होते हैं बैक्टीरिया में और बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में. बट ये दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी मिलते हैं लाइक आर्किया, फंगी एंड प्लांट्स. एज वी नो दैट दीज आर ऑल्सो यूकैरियोट्स. In some cases, these higher organism, riboswitches are even involved in controlling alternating splicing. जैसे कि हमने देखा कि राइबोस्विच जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर में की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं. जैसे हमने ट्रिप्टोफैन में देखा था कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था mRNA का, उसने हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया था, जिसकी वजह से एक मैकेनिज्म क्रिएट हुआ था जिसको हमने एटेन्यूएशन कहा था. और वो जो एटेन्यूएशन हुआ था उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रिड्यूस हो गया था और रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रिड्यूस हो गया था. तो सिमिलरली यहाँ पे जो राइबोस्विच है वो 3 टाइप से काम करेगा. पहला कि वो अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर लेगा, जिसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ रहा है उसके लिए यहाँ पे मेटाबोलाइट रिस्पॉन्सिबल होगा जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होगा. दूसरा जो फंक्शन है यहाँ पे राइबोस्विच का वो है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग. इस अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के थ्रू राइबोस्विच क्या करते हैं? आरएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन रेगुलेशन इन द फंगस न्यूरोस्पोरा क्रासा, यहाँ पे 3 TPP एप्टामर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके बारे में मैं अभी इसी वीडियो में बात करूंगी.
जिसमें से 2 इनहिबिट हो जाते हैं और वह एक टीपीपी जो एप्टामर होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो जीन का एक्सप्रेशन है रेगुलेट किया जाता है बाय आरएनए स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म। सो ये जो आरएनए स्विच हैं, इसके बारे में हमने 2 फंक्शन के बारे में अभी जान लिया है कि एक फंक्शन होता है कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करके एटेन्यूएशन के थ्रू इनहिबिट करना और या रेगुलेट करना ट्रांसक्रिप्शन को, जैसे हमने ट्रिप्टोफैन में पढ़ा था। दूसरा हमने जाना कि ये अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग करते हैं। तीसरा जो फंक्शन होता है इन राइबोस्विचेज का, वो होता है रिस्पॉन्स करना, अनचार्ज्ड ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में ये उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। तो उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में स्टडी करेंगे। सो नाउ ए क्वेश्चन अराइज, हाउ दिस राइबोस्विचेस रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। ये राइबोस्विच जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं रिस्पॉन्स करके, किसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करके, कंसंट्रेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल और मेटाबोलाइट की कंसंट्रेशन के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स करते हैं और उसी के वजह से ये क्या करते हैं, जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। कुछ राइबोस स्विचेस होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं अनचार्ज्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल के अगेंस्ट, ना कि किसी मोलिकुलर लाइगेंड के अगेंस्ट। वेल कैरेक्टराइज्ड एग्जाम्पल जिसके बारे में हमने बात कर ली है, यहाँ पे जो मेटाबोलाइट है वो कोई डिफरेंट टाइप्स का मेटाबोलाइट हो सकता है, जैसे लाइसिन भी हो सकता है, अदर अमाइनो एसिड भी हो सकता है और विटामिन B12 भी हो सकता है, कोएंजाइम थाइमाइन पायरोफॉस्फेट भी हो सकता है, फ्लेविन मोनो और न्यूक्लियोटाइड भी हो सकता है और ग्वानिन भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेटाबोलाइट है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे जिस कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है वो वेरी करता है और अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी, जिस इन्वायरमेंटल कंडीशन में हमारा बैक्टीरिया ग्रो करता है उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के मेटाबोलाइट प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो राइबोस्विच है वो एक वेराइटी ऑफ मेटाबोलाइट्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है। These regulatory elements are typically found within 5' untranslated region of the gene. तो ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन है ये क्या होते हैं, जब एक mRNA मोलिक्यूल होता है तो वहाँ पे बीच में कोडिंग रीजन होता है और साइड में होता है UTR अनट्रांसलेटेड रीजन, जो 5' अनट्रांसलेटेड रीजन होता है, और एक होता है 3' अनट्रांसलेटेड रीजन। जो 3' अनट्रांसलेटेड रीजन होता है उसको ट्रेलर अनट्रांसलेटेड रीजन बोलते हैं। तो ये जो अनट्रांसलेटेड रीजन है ये प्रोटीन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं। They control riboswitches control and they regulate expression at the level of transcription and as well as translation. They do this through changes in RNA secondary structure, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि वो हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं। Some riboswitch encode a riboenzyme also that control the mRNA stability through alternative RNA splicing. And this picture showed you the structure of these राइबोस्विचेस। जो राइबोस्विचेस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि 5' UTR वाले जो mRNA चेन है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं, 5' रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा कोडिंग सीक्वेंस है और ये हमारी राइबोसोम बाइंडिंग साइट है और ये हमारा एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म है और ये हमारा एप्टामर है। तो ये जो आप देख रहे हो राइबोस्विच, ये हमारा अनट्रांसलेटेड रीजन में प्रेजेंट है, जो कि हम कोड नहीं करता किसी भी प्रोटीन को। तो जैसे कि हमने ट्रिप्टोफैन में बात की थी कि यहाँ पे हमारा प्रमोटर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हमारा लीडर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे हमारा एटीन्यूएटर प्रेजेंट होता है और उसके बाद हमारे स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है लीडर रीजन सीक्वेंस का लीडर पेप्टाइड में, और वो लीडर पेप्टाइड ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन फॉर्म करती है, तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है जिसको हेयरपिन लूप स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जब तक जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जीन है हमारे, यहाँ पे एटीन्यूएटर, ये लीडर है, ये और ये हमारा प्रमोटर है। तो जब तक ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा प्रमोटर साइट पे और वो पास कर जाएगा इस एटीन्यूएटर साइट को और
इन स्ट्रक्चर जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर देगा। बट अगर हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है तो जो पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड हुआ है वो पास ऑन नहीं कर पाता है इस एटीन्यूएटर साइट को, क्योंकि यहाँ पे हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है और जो ट्रांसक्रिप्शन है यहाँ पे इन स्ट्रक्चर जीन का वो इनहिबिट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर है राइबो स्विच का, जो कि मैंने बात की कि जो राइबो स्विच हैं वो 5 प्राइम यूटीआर में प्रेजेंट होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा अनट्रांसलेटेड रीजन है और ये हमारा कोडिंग सीक्वेंस है। ये राइबो स्विच जो हैं इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट से फॉर्म होते हैं ये। फर्स्ट होता है हमारा एप्टामर अबाउट 70 to 200 न्यूक्लियोटाइड का होता है और इस पे हमारा मेटाबोलाइट आके बाइंड करता है और मेटाबोलाइट के बाइंड होने की वजह से ये कन्फर्मेशनल चेंज करता है और इसकी कन्फर्मेशन चेंज की वजह से जो एक्सप्रेशन प्लेटफॉर्म होता है कि जो कि सेकंड कंपोनेंट है राइबो स्विच का, उसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाती है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से वो जो कोडिंग सीक्वेंस है उसके ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। हम बात कर चुके हैं स्ट्रक्चर की और इंट्रोडक्शन की राइबो स्विचेस की। अब हम आते हैं फंक्शन कैसे क्या होते हैं राइबो स्विच के, जिसमें मैंने 3 फंक्शन के बारे में बात की है कि एक तो जो वो कन्फर्मेशनल चेंज करते हैं राइबो स्विच के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो कन्फर्मेशन चेंज होता है मेटाबोलाइट की प्रेजेंस में, दूसरा कि वो आरएनए स्प्लाइसिंग के थ्रू आरएनए की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, तीसरा कि वो अनचार्ज ट्रांसफर और टीआरएनए के अगेंस्ट रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं और फर्स्ट रोल की बात कर रहे हैं जो राइबो स्विच प्ले करता है और रेगुलेट करता है ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन को। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि कैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में चेंज आता है राइबो स्विच के किसके रिस्पॉन्स पे, जो वो मेटाबोलाइट से रिस्पॉन्ड देता है और एक मेटाबोलाइट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करता है और वो ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देता है, मीन्स स्टॉप कर देता है और इनहिबिट कर देता है और ट्रांसलेशन इनिशिएशन को भी इनहिबिट कर देता है। यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल लिया गया है to understand the mechanism of this ribo switch in response to a metabolite to regulate the transcription termination and translation initiation, we will talk about a bacteria Bacillus subtilis in which many genes involved in the use of amino acid methionine। और जब वो जो जीन है वो अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग यूटी लीडर आरएनए को कंसिस्ट करते हैं, यूटी अनट्रांसलेटेड लीडर आरएनए जो एक सैम मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करता है। सैम, यहाँ पे सैम स्टैंड फॉर एस एडिनोसाइल मिथेनाइन। तो यहाँ पे जो एस एडिनोसाइन मिथेनाइन है ये सेंस करता है राइबो स्विच को और ये लाइगेंड की तरह एक्ट करता है राइबो स्विच के। So when this SAM bind to the ribo switch aptamer, अगर ये एप्टामर से बाइंड होगा तो ये स्टेबलाइज कर देगा राइबो स्विच के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से जो ये राइबो स्विच है जो इंक्लूड करता है ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेटर। तो जो ये एप्टामर है यहाँ पे जो सैम यहाँ पे दिखाया गया है पिंकिश कलर में, तो ये क्या कर रहा है, इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा है और ये स्ट्रक्चर इंक्लूड कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर दैट इज हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर क्या है, हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर। तो ये क्या कर देगा, ये ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कर देगा। कैसे इनहिबिट करेगा, जैसे मैंने पहले बात की कि हमारा प्रमोटर प्रेजेंट होता है, फिर हमारा लीडर सीक्वेंस और एटीन्यूएटर प्रेजेंट होता है, उसके बाद हमारे स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जब ये पॉलीमरेज बाइंड, यहाँ पे पहले ही हेयर पिन लूप जब स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया और ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर फॉर्म हो गया, तो ये पॉलीमरेज इस ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेटर रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएगा और इन स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। और जो ये सेकंड डायग्राम है बी, ये शो कर रहा है
ये शो कर रहा है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसलेशन बाय सेंसिंग राइबोसोम। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेटर साइट नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है राइबोसोम बाइंडिंग साइट, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होने के लिए राइबोसोम का बाइंड होना जरूरी है, जिसकी जो एक पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो राइबोस्विच है उसमें एक साइट प्रेजेंट है RBS। R स्टैंड फॉर राइबोसोम, B स्टैंड फॉर बाइंडिंग, S स्टैंड फॉर साइट। तो यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म होगा हमारे सैम का, जो सैम हमारा स्टैंड करता है एस एडिनोसाइल मिथेनिन। तो जो ये सैम है ये एडेप्टर मोलिक्यूल से जाके बाइंड हो जाएगा और ये जो स्ट्रक्चर है इसको स्टेबलाइज कर देगा, जिसकी वजह से जो हमारा राइबोसोम है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वो राइबोसोम बाइंड नहीं हो पा रहा है इस साइड से। यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंड नहीं हो पा रहा है, बाइंड ना होने की वजह से वो ट्रांसलेशन को इनिशिएट नहीं कर पा रहा है। तो ये हमें दिस पिक्चर इंक्लूड अबाउट हाउ this ribose conformational change in secondary structure of RNA by control the transcription termination or translation initiation by responding to metabolites। और यहाँ पे जो हमारा मेटाबोलाइट था वो सेम था, that is S-adenosyl methionine। Now come to the second role of riboswitch, that is maintaining the stability of mRNA by RNA splicing। And in this diagram, this green arrow showed you the splicing site. This blocking red line showed you the base pairing of this riboswitch with the at the site where splicing will occur, and दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस्विच। सो अगर सेल में जो टीपीपी की कंसंट्रेशन कम होगी, टीपीपी स्टैंड फॉर थायामाइन पायरोफॉस्फेट, तो जो थायामाइन पायरोफॉस्फेट की जब कंसंट्रेशन कम होती है तो वो जो राइबोस्विच में एडेप्टर मोलिक्यूल होता है, ये जो एडेप्टर मोलिक्यूल है इससे आके बाइंड नहीं कर पाता, इस वजह से राइबोस्विच की कन्फर्मेशन में चेंज नहीं हो पाता। और जो राइबोस्विच है यहाँ पे जो ब्लॉक लाइन के थ्रू शो किया गया है, ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है स्प्लाइसिंग साइट से, जहाँ पे ये स्प्लाइसिंग होनी है mRNA मोलिक्यूल की, वहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, जिसकी वजह से स्प्लाइसिंग नहीं हो पाती और एक फंक्शनल RNA मोलिक्यूल यहाँ पे फॉर्म होता है। एंड दिस जीन NMT1 इज इन्वॉल्व विथ विटामिन B1 सिंथेसिस। सो यहाँ पे जो बेस पेयरिंग होने की वजह से राइबोस्विच की इस स्प्लाइसिंग साइट पे, जहाँ पे स्प्लाइसिंग होनी थी mRNA की, एक फंक्शनल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बट जब टीपीपी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हाई है, टीपीपी स्टैंड फॉर थायामाइन पायरोफॉस्फेट, तो जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे वो आके अडेप्टर मोलिक्यूल से बाइंड हो रहा है राइबोस्विच के कंपोनेंट से, जो हमने स्ट्रक्चर वाले पोर्शन में पढ़ा। तो जो टीपीपी जब बाइंड हो जाता है एडेप्टर मोलिक्यूल से तो कन्फर्मेशन चेंज हो जाती है राइबोस्विच की, जिसकी वजह से यहाँ पे बेस पेयर फॉर्मेशन नहीं होती है, एक स्प्लाइसिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता है, जहाँ पे जो स्प्लाइसिंग mRNA फॉर्म होता है वो अनप्रोडक्टिव होता है और वो रेप्लिकेट नहीं करता और नॉन प्रोडक्टिव स्प्लाइस वेरिएंट फॉर्म होता है। सो दिस इज वाज अबाउट the secondary role of riboswitch in maintaining the stability of RNA in case of bacteria। और जो थर्ड रोल है राइबोस्विचेस का वो है in response to uncharged tRNA molecule। एंड ये जो जीन है अमाइनो असाइल tRNA सिंथेसिस के लिए, ये कंट्रोल किए जाते हैं एटेन्यूएशन प्रोसेस के थ्रू। जो ये एटेन्यूएशन है वो मेडिएट की जाती है 200 to 300 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग यूटी लीडर RNA मोलिक्यूल्स के थ्रू, यूटी लीडर RNA मोलिक्यूल्स के थ्रू। और ये जो यूटी लीडर RNA है, ये जो tRNA मोलिक्यूल है इसके साथ कोडोन और एंटी कोडोन इंट्रैक्शन के थ्रू एक बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं और एक स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। जब अनचार्ज्ड tRNA बाइंड होता है, बाइंड होता है इन लीडर यूटी लीडर RNA के साथ, जो कि लीडर सीक्वेंस की ट्रांसक्रिप्शन के बाद सिंथेसाइज होते हैं, ये यूटी लीडर जब इनके साथ
अनचार्ज टीआरएनए बाइंड होता है तो ये स्टेबलाइज कर देते हैं इस लीडर रीजन को और इस लीडर आरएनए को इसके एंटी टर्मिनेशन स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन है एडजेसेंट सिंथेटेज का वो प्रोसीड हो जाता है। बट अगर ये जो टीआरएनए मॉलिक्यूल है यहाँ पे वो चार्ज होता है तो वो फिट नहीं हो पाता आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। इस वजह से वो जो एडजेसेंट सिंथेटेज है उसके ट्रांसक्रिप्शन को प्रोसीड नहीं कर पाता। तो इस तरह जो राइबोस्विच है वो रिस्पोंड करता है इस अनचार्ज टीआरएनए के साथ, कि अगर वो अनचार्ज होगा तो वो उसके साथ जो लीडर आरएनए है वो उसके साथ एक स्टेबलाइज स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा एंटी टर्मिनेशन स्ट्रक्चर साइट पे, जिसकी वजह से एडजेसेंट सिंथेटेज जीन का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और ये अचीव किया जाएगा कोडोन एंटी कोडोन इंटरेक्शन के थ्रू। So now we can say that riboswitches can alter its structure according to its environment, and as they can alter their structure they will regulate the transcription of a particular gene that is required for adaptability or survival of bacteria in a particular culture media or in a particular environmental condition. Now come to the CRISPR, and how does this CRISPR cause the survival and resistance in bacteria in different environmental condition or when different types of phase or virus molecules infect them. So जो ये CRISPR होते हैं, ये CRISPR एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है और सीक्वेंस होता है, और ये जो ऑर्गेनाइज सीक्वेंस होता है ये बहुत सारे बैक्टीरिया के जीनोम में पाया जाता है। जो ये सीक्वेंस है, ऑर्गेनाइज सीक्वेंस है क्रिस्पर का, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, वो एक लोकस की फॉर्म में, लोकस पे ऑर्गेनाइज्ड होता है, दैट इज शोन इन द पिक्चर। जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन वो ऐसे है कि ये एक कंजर्व्ड रिपीटेड सीक्वेंस कंसिस्ट करता है एंड इंटरमीडिएट वेरिएबल स्पेसर सीक्वेंस कंसिस्ट करता है। जो ये रिपीटेड सीक्वेंस हैं ये कंजर्व्ड है और अबाउट 30 बेस पेयर लॉन्ग है। ये हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस होते हैं इस क्लस्टर के अंदर, जो जीन क्लस्टर डिफरेंट बैक्टीरिया के डिफरेंट जीनोम्स में पाए जाते हैं एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस की फॉर्म में। और ये जो स्ट्रक्चर है ये शो कर रहा है कि ये क्रिस्पर मॉलिक्यूल कितने जो क्रिस्पर क्लस्टर्स होते हैं वो कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो जो ये स्पेसर हैं, ये वेरिएबल जो स्पेसर हैं ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस होते हैं, और जो नीचे ये जो लीडर सीक्वेंस शो किया गया है ये 80 रिच सीक्वेंस है और अबाउट 500 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं। ये क्लस्टर कोई रेयर नहीं होते, ये क्लस्टर आधे से ज़्यादा जो बैक्टीरिया है उनके जीनोम में मिलते हैं और ऑल टाइप ऑफ आर्कियल जीनोम में मिलते हैं। और ये जो क्रिस्पर है ये क्या ये स्टैंड करता है क्लस्टर्ड रेगुलरली interspaced short palindromic repeat. As you can see here, these are clustered sequence or interspaced short palindromic repeat that is present inside the genome of a bacteria. So now a question arises: how does these clusters or these CRISPR clusters arise and what they do in bacteria? जो फर्स्ट क्लू आया था कि ये क्लस्टर्स प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ऑब्जर्वेशन के थ्रू आया था। उन्होंने बोला था कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जो स्पेसर सीक्वेंस की वो आइडेंटिफाई की गई है बैक्टीरिया में, और वो जो स्पेसर सीक्वेंस बैक्टीरिया में प्रेजेंट है वो आइडेंटिकल हैं उन फेज और प्लाज्मिड के रीजन से और सीक्वेंसेस से जो आज तक आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो अब ये प्रपोजल दिया गया कि ये जो क्लस्टर हैं
और ये जो क्रिस्पर हैं, क्रिस्पर जो सीक्वेंस हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं। और जब कोई फॉरेन न्यूक्लिक एसिड या कोई फेज और वायरस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, कोई भी चीज़ जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करती है, तो ये जो क्रिस्पर हैं, इनमें स्पेसर सीक्वेंस आ जाते हैं और ये पार्टिसिपेट करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। तो इस बात को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। और इस एक्सपेरिमेंट को इस मॉडल को, ये जो मॉडल दिया था कि जो ये क्रिस्पर हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में रेजिस्टेंट बैक्टीरिया सेल को लिया जाता है, जो एक पॉपुलेशन ग्रो की गई थी लैब में, उनसे लिए गए हैं जो रेजिस्टेंट बैक्टीरियल सेल्स हैं। उन रेजिस्टेंस बैक्टीरियल सेल्स को चैलेंज किया जाता है और इन्फेक्ट किया जाता है वायरसेस के साथ और फेजेस के साथ। और जब ये फेज इन्फेक्ट करती हैं इन बैक्टीरियल रेजिस्टेंस सेल को, डेट वाज ग्रोवन इन द लैब और इन लेबोरेटरी कंडीशंस, तो ये जो सेल हैं आफ्टर इन्फेक्टेड विथ फेज पार्टिकल्स, ये क्या कर लेती हैं, इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं स्पेसर सीक्वेंस इन दीज क्लस्टर्स। ये जो यहाँ पे स्पेसर सीक्वेंस हमें दिख रहे हैं, तो ये जो वेरिएबल और ये डाइवर्जेंट जो सीक्वेंस है, इनको ये इनकॉर्पोरेट कर लेती हैं इन क्रिस्पर सीक्वेंस के अंदर। जो चैलेंज किए गए बाद में गिवन फेजेस के साथ, और ये पाया गया कि वो फेज इन्फेक्ट नहीं कर पाई उन सेल्स को जिन सेल्स में वो स्पेसर सीक्वेंस प्रेजेंट थे, एग्जैक्टली इन सेम सीक्वेंस और सेम रीजन जैसे कि वो फेज में प्रेजेंट थे। तो उन फेजेस ने इन क्रिस्पर्स क्लस्टर्स को डेट वाज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरिया डिडंट इन्फेक्ट बिकॉज that was similar to the sequence that is present in the phase nucleic acid. So और जब ये स्पेसर सीक्वेंस रिमूव किए गए और ऐड किए गए बैक्टीरिया के इस क्रिस्पर क्लस्टर में, तो ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है अगेंस्ट ए फेज पार्टिकल। सो ये क्लियर हो गया यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से कि जो ये क्रिस्पर क्लस्टर हैं, ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करते हैं बैक्टीरिया में, और जितने ज़्यादा वायरस और फेजेस इनको इन्फेक्ट करते हैं, उतने ही स्पेशल जो सीक्वेंस हैं वो इनमें इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। ये पिक्चर शो करती है डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरिया हैं, उनमें जो ये क्रिस्पर क्लस्टर प्रेजेंट है उनके सीक्वेंस को शो किया गया है। इसमें जो ये रेड कलर है ये शो कर रहा है कि कोर जो क्रिस्पर जीन है Cas1 एंड Cas2 एंड Cas3 ये प्रेजेंट है। बट जो ये प्रेजेंट है CSC2 और CSC फर्स्ट, और ये सब फेज के इन्फेक्शन की वजह से इनकॉर्पोरेट हुए हैं इन क्रिस्पर क्लस्टर्स के अंदर। और जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये जो क्लस्टर शो की ये जो जीन सीक्वेंस शो किया गया है, ये सीक्वेंस शो किया गया है लीडर सीक्वेंस के लिए जो कि 80 रिच है और 500 बेस पेयर लॉन्ग होगा, ये फिक्स्ड होगा। और ये शो किया गया है कंजर्व्ड रिपीट सीक्वेंस के लिए, जो कि हाईली कंजर्व्ड होता है बैक्टीरियल स्पीसीज में। ये जो कैस जीन प्रेजेंट है यहाँ पे, वो इनकोड करते हैं पर्टिकुलर प्रोटीन्स को, और ये प्रोटीन रिक्वायर होते हैं इन स्पेसर जो सीक्वेंस हैं उनकी एक्विजिशन करते हैं और उनका इनकॉर्पोरेशन करते हैं इन क्लस्टर रीजन्स में, जो क्रिस्पर क्लस्टर रीजन प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल जीनोम में। सो ये जो कैस जीन है ये मेजर रोल प्ले करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म में। अगर ये एब्सेंट होते हैं और म्यूटेटेड होते हैं तो डिफेंस मैकेनिज्म है वो जो है इनहिबिट हो जाता है बैक्टीरिया के केस में। तो यहाँ पे जो मेन कैस जीन है वो है Cas1, Cas2 एंड Cas4। और इनका फंक्शन क्या है, जो Cas1 होता है वो प्यूटेटिव इंटीग्रेस
प्रोटीन सिक्रेट करता है और प्रोटीन को और इनकोड करता है प्यूटेटिव इंटीग्रेस प्रोटीन को। और Cas2 राइबोन्यूक्लियस और Cas6 इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ क्रिस्पर क्लस्टर्ड, और Cas3 in the interference of viral infection. So this was the about the importance of this Cas gene here, and about this picture also showed here that कि जो ये गैस जीन है जो कि कोर जीन है वो रेड रीजन में शो किए गए हैं, और जो फेज इन्फेक्ट कर देती है तो मल्टीपल स्पेसर सीक्वेंस क्रिएट हो जाते हैं और स्पेशल रीजन क्रिएट हो जाते हैं अडेप्टेबिलिटी करने के लिए बैक्टीरिया में और डिफेंस मैकेनिज्म को क्रिएट करने के लिए। तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि जो स्पेशल सीक्वेंस है वो एक्वायर किए जाते हैं इन्फेक्टिंग वायरस से, कि वो ये हमें इस चीज़ से पता चलता है कि जो इन्फेक्टिंग वायरस है उसमें भी सेम रीजनल सीक्वेंस स्पेशल सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, और जो क्लस्टर होते हैं क्रिस्पर क्लस्टर जो बैक्टीरियल जीनोम में प्रेजेंट होते हैं उनमें अगर ये वायरस इन्फेक्ट कर देता है और ये फेज इन्फेक्ट कर देती है तो उनमें भी सेम स्पेशल सीक्वेंस क्रिएट हो जाते हैं। तो क्या मैकेनिज्म है इन स्पेशल सीक्वेंस के एक्विजिशन का और इनके इनकॉर्पोरेशन का? तो ये जो एक्विजिशन है इन स्पेशल जो रीजन है किसी भी बैक्टीरियल सेल के थ्रू, वो एक गिवन फेज से आता है, वो जब फेज उसको इन्फेक्ट करती है, और जब ये स्पेशल सीक्वेंस बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं तो इनकी सेंसिटिविटी उस फेज के अगेंस्ट कम होती जाती है और डिक्रीज्ड होती जाती है। जो सीक्वेंस वायरस में इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल को जो कि अब इस कंडीशन में आ गई है कि वो अपना डिफेंस कर लेगी, उसको इन्फेक्ट करने के लिए न्यू स्पेसर फॉर्म करता है, और वो जो सीक्वेंस है इन द वायरस डेट विल बिकम इन न्यू स्पेसर, उन सीक्वेंस को हम कहते हैं प्रोटोस्पेसर, डेट इज शोन इन हियर। दीज आर कॉल्ड प्रोटोस्पेसर, और ये एक पैम रीजन के पास पाए जाते हैं। यहाँ पे P स्टैंड फॉर प्रोटोस्पेसर एंड A स्टैंड फॉर एडजेसेंट एंड M स्टैंड फॉर मोटिव। सो ये जो ये पैम सीक्वेंस होता है और प्रोटोस्पेसर एडजेसेंट मोटिव सीक्वेंस होता है, इसके पास में मिलते हैं प्रोटोस्पेसर। ये प्रोटोस्पेसर न्यू स्पेसर होते हैं जो म्यूटेशन जनरेट होने की वजह से वायरस में फॉर्म होते हैं, ताकि ये वायरस जो है उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके जो कि एक रेजिस्टेंट स्टेट में प्रेजेंट है। और जब ये नए स्पेसर सीक्वेंस in a mechanism of resistance to that mutant virus is added, ये ऐड किए जाते हैं प्रोक्सिमल एंड में। ये यहाँ पे प्रोक्सिमल एंड जो शो किया गया है प्रोक्सिमल एंड में किए जाते हैं, और ये लीडर सीक्वेंस के नियर होते हैं, नियर बाई होते हैं। यहाँ पे जो मेन रोल प्ले करता है इस स्पेसर सीक्वेंस के एक्विजिशन में इन क्रिस्पर क्लस्टर्स में, वो रोल प्ले किया जाता है Cas जीन के थ्रू, जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन को इनकोड करता है। जैसे कि मैंने बात की कि Cas1 प्यूटेटिव इंटीग्रेस को कोड करता है, Cas2 राइबोन्यूक्लियस को, और Cas6 एक्सप्रेशन और प्रोसेसिंग करता है क्रिस्पर क्लस्टर की, और Cas3 इन्वॉल्व होता है इंटरफेरेंस में डिफरेंट वायरल इन्फेक्शन के। तो ये मेजर रोल प्ले करते हैं इन एक्विजिशन ऑफ स्पेसर सीक्वेंस इन दिस क्रिस्पर क्लस्टर इनसाइड द क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया टू इन ए मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट म्यूटेटेड वायरसेस और फेजेस। Now come to the point how these CRISPR molecule or how this CRISPR cluster that is present in the genome of different bacteria, how they play a role in a defense mechanism in case of bacterial cells। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि जो क्रिस्पर हैं वो ट्रांसक्राइब्ड होते हैं सिंगल लॉन्ग आरएनए की फॉर्म में, और जो ये सिंगल लॉन्ग आरएनए हैं वो बाद में शॉर्ट प्री क्रिस्पर आरएनए की फॉर्म में टूट जाते हैं, और ये फिर एक कैस्केड कॉम्प्लेक्स के साथ बाउंड करके जो भी इन्वेंडिंग न्यूक्लिक एसिड होता है, चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए हो, उसको टारगेट करते हैं और उसको डिग्रेड कर देते हैं। इस तरह ये डिफेंस करते हैं अपनी बैक्टीरियल सेल का इन्वेंडिंग न्यूक्लिक एसिड से और किसी फेस पार्टिकल से।
ताकि वो सेल के अंदर इन्वेड ना कर पाए और रेप्लिकेट और इंटीग्रेट ना कर पाए बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ। तो यहाँ पे जो इस डायग्राम में हम बात करेंगे वो करेंगे ई कोलाई के डिफेंस मैकेनिज्म की, और यहाँ पे हम बात करेंगे पायरोकोकस फ्यूरियोसस के डिफेंस मैकेनिज्म की। यहाँ पे जो ई कोलाई है वो टारगेट करेगा इनवेंडिंग फॉरेन डीएनए मॉलिक्यूल, और यहाँ पे जो पायरोकोकस फ्यूरियोसस है वो टारगेट करेगा इनकमिंग और इनवेंडिंग फॉरेन आरएनए न्यूक्लिक एसिड और आरएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ई कोलाई की, तो यहाँ पे जो क्रिस्पर प्रेजेंट होता है वो उसका जो ट्रांसक्रिप्शन और एक्सप्रेशन है वो इनिशिएट किया जाता है प्रमोटर पर, और ये प्रमोटर प्रेजेंट होते हैं लीड रीजन में, जो ट्रांसक्रिप्शन कर देंगे क्रिस्पर का प्री आरएनए मॉलिक्यूल में। जहाँ यहाँ पे प्री सीआर रिप्रेजेंट किया गया वो क्रिस्पर के लिए है, तो प्री क्रिस्पर आरएनए में ई कोलाई में जो क्रिस्पर जो है वो 8 कैस जीन के साथ एसोसिएट होते हैं, जिसमें से जो 5 कैस जीन होते हैं, 5 कैस जीन वो एक कैस्केड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देते हैं। और ये जो कैस्केड कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं इनमें से एक सब यूनिट ऐसी प्रेजेंट होती है जो इस लॉन्ग प्री क्रिस्पर आरएनए को शॉर्ट क्रिस्पर आरएनए में इम्प्लीकेट कर देती है, और जो वो शॉर्ट जो क्रिस्पर आरएनए है उनमें एक स्पेसर सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और एक रिपीट सीक्वेंस, एक स्पेसर सीक्वेंस एक रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। और जो ये रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट होता है वो होता है 5 प्राइम रिपीट सीक्वेंस की फॉर्म में, और बाद में ये फॉलो किया जाता है यहाँ पे स्पेसर सीक्वेंस की फॉर्म में। तो ये जो रिपीट सीक्वेंस हैं क्रिस्पर आरएनए के, शॉर्ट क्रिस्पर आरएनए चेन के, इनको हम 5 प्राइम हैंडलर और 3 प्राइम हैंडलर कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कंजर्व पार्ट को जो चेंज नहीं होता। किसी भी क्रिस्पर आरएनए के आरएनए चेन में ये जो हैंडलर है 5 प्राइम हैंडलर और 3 प्राइम हैंडलर, ये कंजर्व पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये शॉर्ट प्री क्रिस्पर आरएनए जो क्रिएट किए जाते हैं एक सब यूनिट के साथ के थ्रू जो कैस जीन कोड करता है, ये बाइंड हो जाते हैं इस कैस्केड कॉम्प्लेक्स के साथ, और इसी के साथ वो बाइंड फॉर्म में रहते हैं, और इस कैस्केड कॉम्प्लेक्स को अलोंग विद दी स्मॉल प्री क्रिस्पर आरएनए इसको टारगेट करते हैं टू द इन्वेडिंग फॉरेन जीनोम और डिग्रेड दैट फॉरेन जीनोम विद द हेल्प ऑफ Cas3. These Cas3, we don't know the actual mechanism of this Cas3, but this Cas3 result in degradation of the invading foreign target DNA, due to which this bacteria is able to defend itself from incoming foreign DNA molecule. और अब यहाँ पे इस डायग्राम में हम बात करते हैं पायरोकोकस फ्यूरियोसस टारगेट आरएनए की। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है प्री एमआरएनए की वो जो की जाती है वो डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू की जाती है एज ई कोलाई इन कंपैरिजन टू ई कोलाई। जो यहाँ पे क्रिस्पर आरएनए मॉलिक्यूल हैं वो बाउंड होते हैं एक अल्टरनेटिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के, जो यहाँ पे ई कोलाई में कैस्केड कॉम्प्लेक्स के साथ बाउंड थे, यहाँ पे वो CMR कॉम्प्लेक्स के साथ बाउंड होते हैं। जो डिफरेंट कैस जो प्रोटीन है, जो कैस प्रोटीन है वो इनकोड किया जाता है कैस जीन के थ्रू। तो ये जो CMR कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट कैस प्रोटीन का एक कलेक्शन है, और ये CMR कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जब ये कैस प्रोटीन कलेक्शन ऑफ दिस कैस प्रोटीन बाउंड विद दिस शॉर्ट प्री क्रिस्पर आरएनए मॉलिक्यूल्स। और इसमें जो रिपीट प्रेजेंट होते हैं और जो रिपीट प्रेजेंट होते हैं उनको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम टारगेट आरएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंजर्व रीजन कहते हैं। और जो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंजर्व रीजन है इन क्रिस्पर आरएनए के, ये डायरेक्ट करते हैं अगेंस्ट ए फॉरेन इनकमिंग टारगेट आरएनए मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे जो 3 प्राइम हैंडल है वो ट्रिम ऑफ कर दिया जाता है जब प्रोसेसिंग होती है इस CMR कॉम्प्लेक्स की। और यहाँ पे जो डिग्रेडेशन होता है इस फॉरेन इनकमिंग टारगेट आरएनए मॉलिक्यूल का, वो किया जाता है Cas6 के साथ 6 के थ्रू। यहाँ पे ये मैकेनिज्म जो है डिफेंस का इन Cas3 और Cas6 के थ्रू और डिफरेंट
प्री क्रिस्पर आरएनए के थ्रू जो यहाँ पे इकोलाई में वो डायरेक्ट कर रहे हैं और डिग्रेड कर रहे हैं फॉरेन इनकमिंग डीएनए को, और यहाँ पे वो टारगेट कर रहे हैं इनकमिंग आरएनए को। तो ये जो मैकेनिज्म है वो कम्प्लीटली अंडरस्टूड अभी तक नहीं किया गया है ये, बट जो अंडरस्टूड है वो ये है कि जो ये मैकेनिज्म है वो सिमिलर मैकेनिज्म है जैसे कि इंटरफेरेंस आरएनए मैकेनिज्म रोल प्ले करता है यूकैरियोट्स में। So, this was all about the regulation of gene expression by different regulatory RNA molecules in case of prokaryotes or in case of E. coli. So guys, if you like my video then please subscribe my channel, and if you have any query then write down in the description box given below, and please thumbs up my video and press the bell icon so you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much for watching my videos.